सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के लिए। अगर आप सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल से जरूर से जुड़े एंड डाउनलोड करें सौरभ पांडे CSE ऐप। तो आज के देखो जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे टुडे, द टॉपिक्स टुडे दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, एक सेंटर स्टेट के ऊपर है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो चर्चा करेंगे, और सेंटर स्टेट रिलेशन पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ें डेवलपमेंट है। तो कई प्रकार के आर्गूमेंट्स है दैट वी विल डिस्कस। और एक FATF है, ये IR का टॉपिक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, ये डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये गवर्नमेंट स्कीम का टॉपिक है, तो दिस ऑल्सो वी विल डिस्कस। रिपोर्ट ऑन ग्रीन हाउस गैसेस, दिस ऑल्सो वी विल डिस्कस। ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है। एंड निसार के ऊपर डिस्कस करेंगे, साइंस का टॉपिक है। और फिर मेंस का जो प्रश्न है वो है, तो मेंस का प्रश्न आज भी आपको सोच के लिखना पड़ेगा। अभी जो सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर आकलन सीरीज चल रही है, उसमें मैंने आपके जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे इवेल्युएट कर लिए हैं। कल आपको एक क्वेश्चन जो वाटर डिस्प्यूट वाला था उसके आंसर्स इवेल्युएट हो गए हैं, और एक अनसस्टेनेबल जो अर्बनाइजेशन है उसके आंसर आपके इवेल्युएट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब धीरे धीरे चीज़ें चल रही हैं, मतलब क्योंकि काफ़ी सारी कॉपीज़ हैं, तो आप लोग को अपनी कॉपीज़ भी मिल गई होंगी। और ये जो भी आपको दिया जाए, सजेशन दिया जाए एक दो, जैसे आपको UPSC पेज में ही आंसर सेंड करना है, ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें। सो आज का देखो प्रश्न है, ये भी 10 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, रात को एक क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा और आपको उसमें ही जाके अटेम्प्ट करना है। उसमें आपके पास ऑप्शन होता है सब्जेक्टिव टेस्ट में जाके, जब आप ज्वाइन करेंगे तो यू हैव द ऑप्शन कि आप उसको ज्वाइन, मतलब वहाँ पे सब्जेक्टिव टेस्ट में अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। यू कैन अटेम्प्ट जो है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो ध्यान रखें इस चीज़ का। सो सेंटर विद सेंट्रलाइज्ड अप्रोच विल नॉट ब्रिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया, डिस्कस आपको करना है। अच्छा, ये जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है वो भी सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर है, ये ध्यान में रखना है। तो सेंटर विद सेंट्रलाइज्ड अप्रोच विल नॉट ब्रिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया, ये 10 नंबर में आपको लिखना है। तो अगेन आप ये जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लो, सौरभ पांडे CSE, गूगल स्टोर में आपको मिल जाएगा। और इसमें अभी एग्रीकल्चर ऑप्शनल का बैच 2 स्टार्ट होने जा रहा है। बैच 2 जो है ये आपका स्टार्ट होने जा रहा है। इसके अलावा आकलन सीरीज़ जो है वो आप अपने आंसर को इवेलुएट करवा सकते हो, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद 2 इयर्स का करंट अफेयर्स का टॉपिक है, ये आप कर सकते हो, तो इसमें भी एडवांस करंट अफेयर्स है। इसका 5th टेस्ट इस संडे को शेड्यूल्ड है। 4 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, 5वां टेस्ट आपका है, तो इसको भी आपको मिस नहीं करना। टेस्ट जरूर से दो, भागना नहीं है, क्योंकि एडवांस करंट अफेयर्स कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज फिर क्या होगा कि वही वन लाइनर टाइप चीज़ें हैं, या फिर बहुत ही सुपरफिशियल सेंस में आप कवर करेंगे, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो ये सब कुछ आपको सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर मिलेगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, द प्राइस ऑफ परसिस्टेंट फेडरल फ्रिक्शन। देखो इसमें कुछ पॉइंट्स पहले डिस्कस करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें मेंशन्ड है, एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड जो भी पॉइंट्स जो भी इसके अंदर मेंशन्ड है। देखो यू हैव सेंटर, आपके पास सेंटर है, आपके पास स्टेट है। यू हैव सेंटर, सेंटर मतलब सेंट्रल लेवल पे सरकार होती है, और स्टेट लेवल पे जो सरकार है वो आपकी है। दोनों के जो रिश्ते हैं, दोनों के जो रिश्ते हैं वो डिपेंड बहुत सारे फैक्टर्स पे करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर एक ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज कौन है पावर में, सब कुछ लेना देना उसी का है। बाकी तो देखो आर्गूमेंट इधर उधर से आ जाता है। अगर सेंटर पे पॉलिटिकल पार्टी, सेंटर पे भी वही पॉलिटिकल पार्टी है, स्टेट में भी सेम पॉलिटिकल पार्टी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखोगे कभी भी कोई इशू रेज ही नहीं होता है। लेकिन अगर मान लो सेंटर पे पॉलिटिकल पार्टी P1 है और स्टेट में पॉलिटिकल पार्टी P2 है, देन यू हैव एन इशू। कई फिर छोटे मोटे इश्यूज हैं, और वो मतलब कई सारे डिफरेंट लेवल पे जो इश्यूज हैं वो हमेशा आपके इमर्ज होते हैं। इवन सेंटर के द्वारा, जो सेंटर है, सेंटर के द्वारा जो अपॉइंटेड, जैसे मान लो सेंटर अपॉइंट कर दे गवर्नर, गवर्नर जो है वो उनको अपॉइंट कर दिया जाता है। तो गवर्नर जो है वो अपॉइंट होंगे, तो उनके अपने वी कैन से कि मतलब फिर वहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट की स्थिति बन जाती है, क्योंकि जनरली ये कहा जाता है कि गवर्नर भी, ऑल दो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, बट गवर्नर ऑल्सो एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर। तो जनरली क्या है कि कोई भी मान लो पॉलिसी है, कोई भी स्कीम है, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो बहुत ज़रूरी है कि सेंटर और स्टेट के बीच में रिश्ते बढ़िया हों, और जो है वो कोऑपरेट करें। तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म बेसिकली क्या है, इट बेसिकली डिसाइड एंड डिफाइन कि सेंटर और स्टेट का रिश्ता किस तरीके से है, सेंटर एंड स्टेट का जो रिलेशन है वो आपका किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, वो फेडरलिज्म एस्पेक्ट के अंदर आता है। और अगर सेंटर स्टेट आपस में कोऑपरेट करेंगे तो इट विल फॉल एंड वी कंसीडर इट एज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसी को हम क्या कहते हैं, वी यूज दिस टर्म कॉल्ड एज कोऑपरेटिव
फेडरलिज्म, अगर कोऑपरेट, क्योंकि कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मान लो सेंटर बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड अप्रोच फॉलो कर ले, हर चीज़ सेंटर से पूछ के की जाए, सेंटर पर हर चीज़ निर्भर करती है, अंडर दैट कंसिडरेशन जो रिश्ते हैं वो इतने अच्छे नहीं होंगे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या आप कह सकते हो जो कोऑपरेशन है सेंटर स्टेट के बीच में, वो काफ़ी हद तक आपका अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, इस कंटेक्स्ट को माइंड के अंदर रखना है। अब क्या है कि इट इज़ स्टेटेड कि लगातार जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं 1991 से अगर देखा जाए, तो जो कंट्रोल है इन्वेस्टमेंट के अंदर, उसमें काफ़ी चीज़ें रिलैक्स की गई हैं। अब जैसे मान लो अगर किसी स्टेट में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है, तो जो से है उस स्टेट का, राज्य का, वो काफ़ी अधिक है, तो रिलैक्सेशन काफ़ी अधिक हुआ है सिंस 1991। एंड कई प्रकार की जो ऑटोनॉमी है, कई प्रकार की जो ऑटोनॉमी है पॉलिसीज़ को लेके, वो भी आप कह सकते हैं मिली है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लेवल पे जो परमिशंस हैं, बहुत सारे लेवल पे जो कंसल्टेशन है या जो से है, फाइनल से है, वो बहुत अधिक आप कह सकते हैं सेंटर पर निर्भर करता है। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फाइनेंस, पैसा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब स्टेट्स जो हैं वो स्टेट्स बहुत अधिक निर्भर, बिकॉज जीएसटी की बात किया जाए तो इसमें भी जो से है वो सेंटर का है। ऑल दो जो एक अमाउंट कलेक्ट स्टेट के लिए भी किया जाता है और स्टेट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन कहा गया है कि जो डिपेंडेंसी है या जो ऑटोनॉमी है स्टेट्स की, वो काफ़ी डाइल्यूट हुई है, और जो डिपेंडेंसी है रेवेन्यू को लेके, क्योंकि हाथ में पैसा नहीं है, तो जो डिपेंडेंसी है स्टेट्स का सेंटर के ऊपर रेवेन्यू को लेके, वो भी डिपेंडेंसी काफ़ी अधिक आपकी इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे क्या है कि भले मान लो ऑटोनॉमी कुछ लेवल पे आपकी हो गई है, लेकिन ये जो ऑटोनॉमी वो एक प्रकार की एब्सोल्यूट सेंस में नहीं है, अभी भी जो डिपेंडेंसी है दैट डिपेंडेंसी इज ऑल्सो काफ़ी अधिक आपकी जो डिपेंडेंसी जो है वो आपको देखने को मिलती है। फिर रिसोर्स शेयरिंग की अगर बात किया जाए, रिसोर्स शेयरिंग, तो वहाँ भी कन्फ्लिक्ट की एक स्थिति स्टेट से स्टेट के बीच में भी है, सेंटर स्टेट के बीच में भी है, कई सारे लेवल पे, जैसे सोशल सेक्टर जो पॉलिसीज़ हैं, इवन जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, पावर है सेंट्रल एजेंसीज़ के, इनके हम जैसे मान लो सोशल सेक्टर पॉलिसीज़ हैं। अब मान लो एक छत्तीसगढ़ है, ठीक है, एक सिंपल सी बात करो कि जैसे सपोज करो कि अगर कोई, जैसे मान लो ये एक स्टेट है, अब ये सेंटर के द्वारा कोई पॉलिसी अगर बनाई जाती है, सपोज सेंटर के द्वारा एक पॉलिसी बनाई गई है, इट इज़ रिलेटेड विथ सम वेलफेयर पार्ट जो है वो आपका रिलेटेड है। अब कई स्टेट है, मान लो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में अपनी डिमांड होगी, और इसी तरीके से अगर छत्तीसगढ़ की बात किया जाए, कर्नाटका में अपनी डिमांड होगी, महाराष्ट्र में अपने चैलेंजेस होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप सेंटर के द्वारा पॉलिसी बनेगी सोशल सेक्टर को लेके, वो एक समान पॉलिसी बनेगी। तो सोशल सेक्टर को लेके पॉलिसी तो आपकी एक समान बन रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटक हो गया या महाराष्ट्र हो गया, सबकी अगर देखा जाए तो अब जो पॉलिसीज़ हैं अगर देखा जाए, क्योंकि पॉलिसीज़ एक रुकता या यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ सेंटर के द्वारा तो बना दी जाएगी, लेकिन जो नीड है अलग अलग स्टेट्स में वो डिफरेंट है, मतलब अलग अलग जो नीड्स हैं वो डिफरेंट आपकी एग्जिस्ट करती है। छत्तीसगढ़ में अपने चैलेंजेस होंगे, कर्नाटका में अपने चैलेंजेस होंगे, महाराष्ट्र में अपने चैलेंजेस होंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो होमोजेनाइजेशन जो है, जैसे मान लो आपका जो होमोजेनाइजेशन हो रहा है, मतलब एक रुकता जो लेकर आई जा रही है सोशल सेक्टर पॉलिसीज़ को, वो एक चिंता का विषय है। रेगुलेशन है, या फिर आप कह सकते हैं जो सेंटर की कई एजेंसीज़ हैं उनका जो इंटरफेरेंस है स्टेट लेवल पे, वो भी एक मैटर ऑफ कंसर्न जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पे कहा गया कि ज़्यादातर जो पॉलिसीज़ हैं दैट शुड बी विद इन द डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट्स का जो से है दैट शुड बी हायर, आपका जो से है दैट शुड बी हायर, और अकॉर्डिंगली जो रिसोर्स एलोकेशन भी सेंटर को करना चाहिए। अगर मान लो कि जो रिसोर्स एलोकेशन है, क्योंकि मान लो सेंटर ने डिसाइड किया कि ये सेंटर सेक्टर स्कीम है और इस स्कीम में हर स्टेट्स को इतना पैसा मिलेगा, हो सकता है कि उस स्कीम से जो स्कीम रिलेटेड है वो कर्नाटका में उसमें कोई इशू ना हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में बड़ा इशू हो। अब आपने सेम रिसोर्स कर्नाटका को भी दे दिया, सेम रिसोर्स छत्तीसगढ़ को भी दे दिया, तो ऐसा तो फिर कैसे, मतलब जो इशू ही एग्जिस्ट मान लो कर्नाटका में नहीं करता है, मान लो आपने पैसा
मैनुअल एक्सकेवेंजिंग का जो इशू है उससे रिलेटेड आपने सर्टन अमाउंट एलोकेट कर दिया। आपने एलोकेट कर दिया कि भाई ठीक है, जो कर्नाटका है वहाँ पे इतना पैसा डाल दिया, सेम छत्तीसगढ़ में डाल दिया, सेंटर ने एलोकेट कर दिया। बट मान लो कर्नाटका में प्रॉब्लम ही नहीं एग्जिस्ट करती है, छत्तीसगढ़ झारखंड में वो एग्जिस्ट करती है। तो जहाँ ज़्यादा एग्जिस्ट करती है वहाँ रिसोर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, और जहाँ नहीं करती है वहाँ पे एक डिस्क्रिशन मिलेगी, ठीक है उस पैसे को कहीं और लगाया जा सकता है। ये बहुत ज़रूरी है। देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो सेंटर है उसका अपर हैंड है, एंड इसके कई जो इम्पैक्ट भी है। फॉर एग्जांपल जो सेंटर का इन्फ्लुएंस है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। सेंटर जो है इट आल्सो स्टार्ट क्राउडिंग आउट स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी है। अब इसमें बहुत अच्छी लाइनें लिखी हुई, इसको ध्यान समझना कि यहाँ बहुत ध्यान समझना कि जैसे मान लो सेंटर है, अब सारी चीज़ें किस पे सेंटर पे निर्भर करेगी। अगर सेंटर पे चीज़ें निर्भर करेंगी या फिर सेंटर का अपर हैंड है चीज़ें डिसाइड करने में। अब अगर मान लो एक इन्वेस्टमेंट आता है, 100 का इन्वेस्टमेंट आता है, एक एग्जांपल लेते हैं। अब उसके पास तो बहुत सारे स्टेट्स हैं। अब उसमें क्या है कि वो स्टेट्स को सेलेक्ट करेगा, अच्छा ये स्टेट ठीक है, इनको इन पे ये इन्वेस्टमेंट इन स्टेट्स में कर दिया जाए। अब ये क्या है, कुछ स्टेट्स क्राउडिंग आउट होंगे, मतलब आप एक पे फोकस कर रहे हो, दूसरा अपने आप साइडलाइन जो है वो हो जाएगा। चाहे देखा जाए तो यहाँ पे हो सकता है कुछ स्टेट्स में फिर इसी पॉलिसी के तहत आप इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप कर रहे हो, कुछ स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, कुछ स्टेट्स में डेवलप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज़ यू हैव सेट, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो सेंटर है उसका इन्फ्लुएंस भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो जाएगा। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आपका पीएम गति शक्ति जो ये स्कीम है जिसके तहत डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ और स्टेट गवर्नमेंट है वो आपस में कोऑपरेट करते हैं। जैसे मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की पॉलिसीज़ होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अलग अलग लेवल पे आपका रहता है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लेवल पे स्टेट की मिनिस्ट्रीज़, सेंटर की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़, उनका एक कोऑर्डिनेशन रहे, इसके लिए ये पॉलिसी आपकी एग्जिस्ट करती है, जिसे हम पीएम गति शक्ति भी कहते हैं। जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं उन्हें प्रिपेयर करना है स्टेट का मास्टर प्लान, और फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन में एक रोल प्ले करना है। ऑल्दो जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलना चाहिए है ना, जो एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलना चाहिए स्टेट्स को कि ठीक है जो भी मास्टर प्लान बन रहा है तो उसमें जो से है स्टेट्स का दैट शुड बी हायर, या फिर जो सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है वो नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मास्टर प्लान बनाया जा रहा है जो स्टेट्स को सबमिट भी करना, तो स्टेट्स का से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसकी वजह से जो से है स्टेट्स का वो भी आपका रिड्यूस हो रहा है। तो ये एक चीज़ हमें देखना है, ये कहीं ना कहीं जो स्टेट्स हैं, जो अलग अलग राज्य हैं, उनके लेवल पे भी बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकता है, या फिर कहीं ना कहीं जो कोऑपरेशन सेंटर स्टेट के बीच में होना चाहिए वो कोऑपरेशन विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। दूसरा एक आउटकम देखने को मिला है वो है फिस्कल कंपटीशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। फिस्कल मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस। अब देखो कई रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, कई रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जैसे इसको ध्यान समझना ठीक है, एक बार मुझे बता देना इस फॉर्मेट में आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं होती, थोड़ा क्लैरिटी बनी रहती है। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा बर्ड्स की चिरपिंग, मतलब बर्ड्स आवाज़ करती हैं अगल बगल, तो उसमें भी मुझे लगता है अगर कोई दिक्कत हो लेट मी नो, ठीक है, फिर कुछ सॉल्यूशन जो है इसका देखा जाएगा। और प्लीज़ थोड़ा सेशन को जो है ज़रूर से आप लोग लाइक तो करें ही, शेयर जरूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें, और 5am सीरीज़ को मिस ना करें। तो बहुत मेहनत करके कंटेंट बनाया भी जा रहा है, और एग्रीकल्चर ऑप्शनल का बैच 2 जल्द से जल्द स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको सारा इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो भी सेंटर है या स्टेट है, इनके बीच में आपके पास जो रिश्ते हैं, ये रिश्ते अगर फाइनेंशियल लेवल पे देखा जाए, व्हेन यू टॉक अबाउट द फाइनेंशियल लेवल, तो ये जो रिश्ते हैं इसी जो भी फाइनेंशियल लेवल पे जिस तरीके से रिश्ते हैं उसे हम फिस्कल फेडरलिज्म बोलते हैं। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, मान लो ये सेंटर है, तो सेंटर क्या है, एक डिविजिबल पूल मेंटेन करता है, इट मेंटेन्स अ डिविजिबल पूल। डिविजिबल पूल में जो भी पैसा आपका है टैक्स और इन सब के माध्यम से जो पैसा डिविजिबल पूल में आता है, वो पैसा बेसिकली जो भी पैसा मान लो टैक्स है या जो भी पैसा अगर डिविजिबल पूल का हिस्सा वो बनता है, तो वो पैसे को स्टेट के साथ शेयर किया जाता है, और उसमें रिकमेंडेशन एज पर द आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा क्या कहा गया कि ये कहा गया कि जो सेंटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा सरचार्ज जैसी चीज़ों को लगा रहा है, टैक्स ऑन टैक्स या सेस जो है वो लगा रहा है, तो ये पैसा जो इकट्ठा होता है वो डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होता है। तो पैसे तो सेंटर इससे कमाए ले रहा है, लेकिन स्टेट्स के साथ वो रेवेन्यू शेयर नहीं करता है।
तो ये एक कंसर्न हो जाती है। अब देखो अलग अलग स्टेट्स का अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, कोई भी स्टेट्स वर्क करता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो फाइनेंशियल लेवल पे उसकी ऑटोनॉमी मेंटेन रहे, फाइनेंशियल या फिजिकल एम्पावरमेंट बना जो है रहे। तो कई प्रकार का जो फाइनेंशियल कंपटीशन भी देखने को मिलता है डिफरेंट रीजन और स्टेट्स में, और उसमें भी वी कैन से कि जो स्टेट्स गवर्नमेंट है वो दूसरे स्टेट्स में कंपटीशन के लेवल पे रहती हैं। और जैसे मान लो फिर एक स्टेट कहेगा कि यार हमारे यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट सेंटर को करना चाहिए, पैसा देना चाहिए, स्टेट आपस में कॉम्पीट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे कि यार मतलब जस्ट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट या कुछ वेलफेयर पॉलिसीज़ फ्रॉम द सेंटर। तो ये क्या है कि ये एक ऐसी स्थिति बन जाती है, अगर मान लो स्टेट को पता है कि उसके पास ऑटोनॉमी है, उसके पास फिजिकल एम्पावरमेंट है, उसके पास पैसे की ऑटोनॉमी है, तो वो अपना अपने लेवल पे जो भी डेवलपमेंट है, वर्क है, उसको वो कर सकते हैं। सेंटर ऑल्सो इट हैज़ इनहैंस द फिजिकल स्पेस, हैज़ ओवर स्पेंडिंग पावर। स्टेट्स का जो रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, रिमेन फ्लैट, पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिंग नॉन टैक्स। तो यहाँ पे देखो ये सबसे जरूरी है। देखो जब जैसे जीएसटी की अगर बात करें, ऑल्दो हम जीएसटी के तहत वन कंट्री वन मार्केट की बात करते हैं, टैक्स बहुत ज़्यादा एड ऑन ना होते जाएं, जो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट है वो आपका कम से कम हो, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पे ये भी देखना है कि जीएसटी के बाद से जो से है सेंटर का तो इंक्रीज हो गया, और जो डिपेंडेंसी है स्टेट का सेंटर के ऊपर वो भी आपका इंक्रीज हो गया फाइनेंशियल लेवल पे। और नॉन टैक्स रेवेन्यू की अगर बात किया जाए तो उसकी भी जो स्पेस है वो भी आपकी रिड्यूस हो रही है, क्योंकि ज़्यादा जो तरीके हैं, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे नॉन रेवेन्यू पार्ट हो, ज़्यादातर जो तरीके हैं मतलब टैक्स से रिलेटेड रेवेन्यू हो या नॉन टैक्स से रिलेटेड रेवेन्यू, मतलब टैक्स इम्पोज करके रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो या नॉन टैक्स कोई तरीका है जिसके माध्यम से आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो, उसमें जो से है वो सेंटर का हायर है, या जो स्पेस है ऐसा जहाँ पे लोग इस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं सेंटर का, वो सेंटर के पास हायर है, स्टेट्स के पास कंपेरेटिवली आपकी कम है। तो इससे क्या है कि डिपेंडेंसी फाइनेंशियल लेवल पे बहुत अधिक स्टेट के ऊपर आपकी जो है वो हो जाती है। फिर कहा गया कि इनएफिशिएंसी रिलेटेड विद द पैरेलल पॉलिसीज। अब देखो पैरेलल पॉलिसीज का मतलब क्या है कि जैसे सेंटर कुछ एक पॉलिसी चला रहा है, उसके पैरेलल स्टेट भी अपना चला लेगा, क्योंकि देखो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज पावर में होंगी, तो उनको ये है कि यार सेंटर कोई पॉलिसी चलाएगा तो उसको क्रेडिट मिलेगा, तो उसी के नाम पे वो स्टेट में भी पॉलिसीज चल जाती हैं, या अपने स्पेस में जो भी है तो स्टेट भी पैसा लगा के और जो भी उसके पास है तो अपना पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देता है या नई पॉलिसीज फॉर्मुलेशन कर देता है। तो सेंटर की अपनी पॉलिसी चल रही है और स्टेट की अपनी पॉलिसी चल रही है, और अगर दो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज पावर में है, सेंटर में दूसरी है, स्टेट में दूसरी है, तो अपनी अपनी पॉलिसीज को सही बताने का प्रयास जो है वो करेंगे। तो ये रहता है। तो फिर बिना स्टेट के सपोर्ट के सेंटर की पॉलिसीज भी आपकी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी, और बिना स्टेट के सपोर्ट के सेंटर की पॉलिसीज भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगी, और बिना सेंटर के सपोर्ट के मतलब जनरली जैसे मान लो सेंटर की कोई पॉलिसी है तो स्टेट के सपोर्ट के बिना वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगी, और स्टेट की जो पॉलिसी है वो सेंटर के फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। तो दोनों पैरेलल पॉलिसीज लेकर चलेंगे और फाइनली जो इंप्लीमेंटेशन है दैट विल नॉट बी गुड, तो उसको इंप्रूवमेंट की काफ़ी ज़रूरत आपकी बन जाता है। तो सेंटर डिपेंड्स ऑन स्टेट्स, इंप्लीमेंटेशन आपको करना है तो स्टेट्स पर निर्भर भी रहते हैं, और स्टेट्स भी कई प्रकार के जो फंक्शंस हैं विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है, तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जा सकता है टू द गवर्नमेंट और एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये आर्टिकल 258 के अंदर है। मतलब एग्जीक्यूटिव जो फंक्शन है, जो आप कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे फंक्शन है, वो स्टेट सेंटर को दे सकते हैं। सरकार जो आपके सेंटर की सरकार है या जो एजेंसीज है, कोई बॉडी है, उसको दिया जा सकता है। ये संविधान में भी प्रोविज़न है, और स्टेट सेंटर को दे सकते हैं और सेंटर स्टेट्स को दे सकता है। तो ये चीज़ आपका मेंशन भी है अंडर आर्टिकल 258, आर्टिकल 258 ए और आर्टिकल 258 में ये चीज़ मेंशन भी है कि एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी ये लोग आपस में जो है शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं FATF टीम टू होल्ड ऑन साइट रिव्यू मीटिंग। तो अभी जब मीटिंग होगी तब हम इस पर डिस्कस करेंगे किससे रिलेटेड मीटिंग है। तो यहाँ पे देख लो तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये मतलब मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नज़र रखने की एक संस्था है, एंड ये इस्टेब्लिश किया गया था G7 समिट में 1989 के अंदर। इसका इस्टेब्लिशमेंट भी हुआ था कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, फिर इसमें टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी इंक्लूड हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे हवाला ट्रांजैक्शन है, कोई कहीं से भी पैसे को ट्रांजैक्शन कर सकता, आपके देश में किसी ने कमाया फिर पैसा कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया, तो इस सब को रोकने के लिए FATF की संस्था आपकी है, और ये G7 समिट 1989 के अंदर इसको प्रपोज किया गया था। 1911 में जो टेरर अटैक हुआ था उसमें उसके बाद
ना 9/11 का जो टेरर अटैक हुआ था उसके बाद एफएटीएफ में टेरर फाइनेंसिंग को रोकने का भी प्रावधान आपका ऐड किया गया। और इसमें जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेटर ऑन। मतलब देखो, अगर आपसे पूछे कि 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, अगर एफएटीएफ से रिलेटेड 3 मेजर चीज़ें जो है वो अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है एफएटीएफ से रिलेटेड 3 मेजर चीज़ें क्या क्या हैं। तो एफएटीएफ से रिलेटेड 3 मेजर चीज़ें जो याद रखनी है वो कौन कौन सी है। पहला तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, दूसरा टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना, और तीसरा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनको आपको उनकी फाइनेंसिंग को रोकना। तो ये 3 एरियाज हैं। तो 2 तो चलो आप देख सकते हो, तीसरा भी याद रखना है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो जैसे न्यूक्लियर वेपन है और इसकी फाइनेंसिंग ना की जाए, ऐसा भी इंश्योर करना। तो इसमें टोटल 39 मेंबर्स हैं। और कमेंट सेक्शन बताओ इसमें कौन सी एक ग्रुपिंग जो इसका आपका हिस्सा है। इसकी जो मीटिंग होती है, लाइक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसको प्लेनरी शब्द इस्तेमाल किया जाता है, साल में 3 बार मिलती है। और कई देश जो हैं इसके जो अलग अलग, जैसे मान लो देश जो इस एफएटीएफ का हिस्सा वो मिलते हैं, बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी इसका हिस्सा रहते हैं, जो रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक और ये सब है। इसके बाद एफएटीएफ स्टैंडर्ड सेट करता है कि किस तरीके से जो भी लूप होल्स हैं उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है जिसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जो टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, या फिर जिसकी वजह से वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की फंडिंग हो सकती है। तो इसको रोकने के लिए सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए, उनको भी उन स्टैंडर्ड्स को चेंज करना, उन स्टैंडर्ड्स को हाईलाइट करना या उन स्टैंडर्ड्स को सेट करना, ये भी एफएटीएफ की जो है जिम्मेदारी बनती है। रेगुलर आपका रिव्यू होता है, म्यूचुअल इवैल्यूएशन कंट्रीज़ का जो है वो भी आपका किया जाता है एफएटीएफ के द्वारा, एफएटीएफ स्टाइल रीजनल बॉडीज़ के द्वारा, और ये म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट सबमिट की जाती है, मतलब इवैल्यूएशन आपका किया जाता है। जो भी देश जो परफॉर्म नहीं करते हैं सर्टेन स्टैंडर्ड्स का, तो फिर उसको साफ सामने रखा जाता है। मतलब जैसे अलग अलग देश हैं वो देशों का इवैल्यूएशन किया जाता है, फिर आपका एक म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट सामने रखी जाती है, और उसमें देखा जाता है कौन से देश सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो एफएटीएफ के द्वारा प्रपोज्ड हैं उसको फॉलो करता है या नहीं करता है। और जो फॉलो नहीं करता है फिर उनको ही लिस्ट में डाला जाता है, जो ग्रे और ब्लैक लिस्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे ग्रे और ब्लैक लिस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, कोई भी जैसे मान लो जो ये लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है, तो जैसे इसमें क्या है कि जो एफएटीएफ के द्वारा सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो रखे गए हैं, अगर कोई देश मान लो सर्टेन जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स भी जो है वो नहीं फॉलो करेगा, वो ग्रे लिस्ट में हो जाएगा। और अगर मान लो कि जो गंभीर ऐसे चीज़ें हैं उसको नहीं फॉलो किया जा रहा वो देश के द्वारा, तो ब्लैक लिस्ट होगा। तो जो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में आएगा उनके फिर उन पे कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज आपके किए जाते हैं। जैसे जो ग्रे कंट्रीज़ हैं उनमें जुरिडिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग, वर्किंग विथ एफएटीएफ टू काउंटर क्रिमिनल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, द वॉच डॉग डज नॉट टेल अदर मेंबर्स टू कैरी आउट ड्यू डिलिजेंस मेजर्स। तो यहाँ पे जनरली अगर किसी देश को ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा तो उसी देश को बोला जाता है कि आप अपने जो ये क्रिमिनल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है इसको दूर करने के लिए आपको अपने हिसाब से ये कदम XYZ उठाने हैं, मतलब दूसरा देश इसमें इन्वॉल्व नहीं रहता है। लेकिन कोई ब्लैक लिस्ट के अंदर अगर रखा जाता है तो यहाँ पे हाई रिस्क जुरिडिक्शन के रूप में कंसीडर किया जाता है। अब इसमें फिर कोई ब्लैक लिस्ट में आ गया तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लेने की ज़रूरत आपकी बन जाती है, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड हो। एंड यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि फिर वहाँ पे मॉनिटरिंग दूसरे देश के द्वारा भी किया आपका जा सकता है। सो द बॉडी कॉल्स ऑन मेंबर्स एंड नॉन मेंबर टू अप्लाई इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस एंड मेंबर आर टोल्ड टू अप्लाई काउंटर मेजर्स। जैसे मान लो अगर कोई देश ब्लैक लिस्ट के अंदर है तो दूसरे देशों को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रखा जाएगा। जैसे अगर कोई वर्ल्ड बैंक ही है, यूनाइटेड नेशन, वो पैसा ही नहीं देंगे उस देश को, या दूसरे देश वो सैंक्शंस लगा देंगे उसमें, अगर वो कोई देश ब्लैक लिस्ट के अंदर आ जाता है। और अगर ग्रे लिस्ट के अंदर है तो उसको देखना है, मतलब खुद देश देखेगा कि ऐसा क्या लूप होल्स हैं जिसकी वजह से जो देश है, मतलब जिसकी वजह से इस प्रकार की फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, जो टेरर फंडिंग है वो आपका हो रहा है। नॉर्थ कोरिया और ईरान को ब्लैक लिस्ट के अंदर रखा। अब ब्लैक लिस्ट का मतलब ये हो गया कि बहुत आसानी से इनको ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन मिलेगा और ना ही आप कह सकते हैं कि जो दूसरे देश हैं वहाँ से कोई फाइनेंशियल रिलेशन इतने आसानी से बना पाएंगे। डिफरेंट सैंक्शंस भी जो है इनको फेस करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि अगर कोई भी देश इंक्लूड हो जाता है अंडर द ब्लैक लिस्ट। अगर सेशन देख रहे हो प्लीज़ लाइक बटन जरूर से प्रेस करो, उसमें हार्डली इट विल टेक लेस देन 1 सेकेंड। आलस नहीं करना है और आप कब सेशन अटेंड करते हैं वो जरूर से हाईलाइट करें। 5 AM सीरीज़ को आप लोग थोड़ा सीरियसली लें और उस पर जो नोट्स है वो ज़रूर से प्रिपेयर करें,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, फूड मिनिस्ट्री साइलेंट ऑन एक्सटेंडिंग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अभी एक्टिव नहीं है। ये आत्मनिर्भर भारत टू सप्लाई फूड ग्रेन, मतलब जो फ्री फूड ग्रेन है माइग्रेंट्स और पुअर्स को सप्लाई करने की बात की गई है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ याद रखना कि ये जो है गवर्नमेंट स्कीम कैटेगरी में आप लिख सकते हो, या पॉलिटी सेक्शन के अंदर आप नोट कर सकते हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अब इसमें क्या है कि फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड करना माइग्रेंट्स और पुअर को। अब इसमें देखो डिफरेंट फेस में ये इंप्लीमेंट भी हुई। जैसे फेस 1 जो है अप्रैल टू जून था, फिर इसी तरीके से अभी फेस 4 है, जुलाई टू नवंबर 21, फेस 5 है, मतलब अलग अलग फेसेस में आया है। अब इस स्कीम के तहत देखा जाए तो 5 kg जो फ्री फूड ग्रेन पर मंथ दिया जाएगा पुअर को। इन एडिशन सब्सिडाइज ₹2 to 3 पर केजी राशन प्रोवाइड किया जाएगा अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। जो फैमिलीज हैं जो पीडीएस के अंदर कवर्ड हैं, तो 2 से 3 रुपए पर केजी जो राशन है वो आपका प्रोवाइड किया जाएगा। और जो फूड ग्रेन और अमाउंट है वो वेरी भी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट्स, वो वेरी भी आपका कर सकता है। और फेज 6 जो है वो अप्रैल से सितंबर 2022 तक था, बट अब ये स्कीम आपकी नहीं है, ठीक है। तो इसको क्यों एक्सटेंड करना जरूरी है कि नहीं, इस पर बातचीत चल रही है। ग्रीन हाउस गैस हिट रिकॉर्ड हाई इन 2022। तो ये देखो ये रिपोर्ट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी कॉप सबमिट होनी है ना। तो ये सब रिपोर्ट्स आती रहेंगी, तो एक बार उस सबमिट को हो जाने दो, अपने आप सारी डिटेल्स आ जाएंगी। उस पर स्पेकुलेशन पे भी बहुत आर्टिकल्स आएंगे। अभी जैसे एक दो आर्टिकल्स और भी आज जगह देखो, एक कॉलम आया हुआ है या एक दो हेडलाइंस भी हैं, वो इश्यूज अभी एक दो कमिंग 1 to 3 डेज में बड़ा इशू आ जाएगा उसमें। तो अभी आपको हेडलाइंस लिखना नहीं है, या है ना। तो इस पर अगर आप नोट्स बना रहे हो, मान लो हेडलाइंस और इन सब में नोट्स बना रहे हो, तो वो थोड़ा ठीक नहीं है, बिकॉज उस पर कंप्लीट इशू अपने आप ही पब्लिश होगा, तो उस पर हमें फोकस करना है। अब देखते हैं ग्रीन हाउस गैस की अगर बात की जाए, तो ग्रीन हाउस जो गैस है, ग्रीन हाउस गैस का जो कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में वो काफ़ी इंक्रीज हो गया है। एंड ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा, मतलब जनरली देखो ग्रीन हाउस गैस की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग अगर हमें कम करनी है तो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। बट कहा गया, मतलब अभी जो रिपोर्ट है यूएन की, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, उसमें ये चीज़ हाईलाइट किया गया कि काफ़ी अधिक जो लेवल है ग्रीन हाउस गैस का वो इंक्रीज हो रहा है। एंड क्लाइमेट वार्मिंग, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इनका जो लेवल है रिकॉर्ड ब्रोक, मतलब काफ़ी अधिक आपका हो गया है। एंड ये भी कहा गया कि जो रॉन्ग डायरेक्शन सच लेवल ऑफ हीट ट्रैपिंग गैसेस, मतलब अगर मान लो इसी तरीके से अगर जो कंटिन्यूस बेसिस में इसी तरीके से अगर जो गैसेस का लेवल बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, सो दिस विल रिजल्ट इनटू व्हाट वी कॉल इट एज, इसकी वजह से क्या है, सी लेवल राइज होगा, क्लाइमेट चेंज की बहुत सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिल रही हैं वो होगा। चलो 3 पॉइंट्स आप मुझे बताओ कि अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो ये जो हमारा कोस्टल इलाका है इस पर क्या असर पड़ेगा। कमेंट सेक्शन बताना, इस पर मैंने कई बार आपसे डिस्कशन और चर्चा कर रखी है, तो ये थोड़ा एक मैटर ऑफ कंसर्न बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आप साइंस वाला जो इशू है उस पर देख सकते हैं। इस पर अभी और भी चीज़ें आएंगी एक बार जब ये निसार जो प्रोजेक्ट है इस पर कुछ डेवलपमेंट जो चल रहा है, उसके बाद और भी आर्टिकल्स हो सकता है इस संडे को ही आए, और भी कई सारे आर्टिकल्स आएंगे, तो हम इस पर चर्चा करेंगे डिटेल में। सो नासा का जो इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये निसार जो है ये एक मिशन जो कि आपका 2024 में मिशन लॉन्च किया जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा। लो अर्थ ऑर्बिट में 300 से 400 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से इसको लॉन्च किया जाएगा, और 12 दिन के अंदर ये पूरा का पूरा जो डेटा है रिलेटेड विथ, जैसे आइस कितना है, वेजिटेशन कितना है, सी लेवल राइज कितना है, किसी प्रकार का नेचुरल हैजार्ड, अर्थक्वेक और ये सब, तो ये सारी जानकारी ये इकट्ठा कर लेगा। अब जैसे मान लो ये जो इन्फॉर्मेशन इसको आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, सपोज करो आपसे प्रश्न आता है कि टेक्नोलॉजी डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या रोल प्ले कर सकती है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि टेक्नोलॉजी डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या रोल प्ले कर सकती है, तो उसमें आप ये निसार का भी एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो। इसके अलावा जैसे कार्बन स्टोरेज है कितना है, वेटलैंड जो ज़मीन के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है 2-3 साल तक जो जम नहीं रहती उसे परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं, तो ये किस तरीके से है, क्लाइमेट चेंज से क्या बदलाव हो, मतलब क्लाइमेट चेंज से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और सी आइस और क्लाइमेट का इंटरेक्शन किस तरीके से है, और उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है, सब कुछ निसार के द्वारा देखा जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव निसार का क्या है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन देख लो, सेंटर विथ सेंट्रलाइज्ड अप्रोच विल नॉट ब्रिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया, केंद्रीकृत दृष्टिकोण वाला केंद्र भारत में सहकारी संघवाद नहीं लाएगा, इस पर चर्चा करना है। 10 मार्क्स में लिखना, बहुत बैलेंस्ड होकर लिखना है, ठीक है। और इसको सौरभ पांडे CSE ऐप आप ये डाउनलोड कर लो, और उसके बाद आप आकलन सीरीज जो है इसको ज्वाइन कर लो और अपने आंसर को पोस्ट करो। और देखो आपको ज्वाइन करके वो टेस्ट पे क्लिक करके और फिर अटेम्प्ट पे ऑप्शन आता है, वहाँ पे अपने आंसर को अपलोड करना है।
अब अगर आप अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे मैसेज करें, ठीक है। मैं एक नंबर भी अब आपके साथ शेयर करूंगा, जिसे आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट है तो वो आप मैसेज करके, व्हाट्सअप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल का सेकंड बैच जल्द से जल्द शुरू हो रहा है। इस ऑप्शनल के बारे में डिटेल में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। फिर उसके बाद 2 ईयर्स का जो कवरेज है, ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एडवांस करंट अफेयर्स पे, तो प्लीज़ इसको मिस ना करें। बहुत सीरियसली प्रिपेयर टेस्ट किए जाते हैं, बहुत मेहनत लगती है। 4 टेस्ट मैंने करा दिए हैं, 5वां टेस्ट इस संडे को है। टोटल 50 टेस्ट है, प्राइस मैंने 499 रखी है। और करंट अफेयर्स जैसा मैंने आपको कहा, इसका प्राइस विल इंक्रीज, क्योंकि जिस लेवल का कंटेंट है, प्राइस मैंने बहुत ही कम रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट लोग उठा सके। तो आपके ऊपर है। और कम प्राइस का मतलब आप ये मत समझना कि वन लाइनर टाइप कंटेंट है। एक बार टेस्ट दो, और अगर 20-30 नंबर भी आप ले आओ ना, तो आप मुझे बता देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग बहुत सीरियसली, मैंने लिस्ट शेयर करता हूँ कि जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के नंबर आ रहे हैं, बाकी कईयों के तो नेगेटिव आते हैं। तो आप लोग को सीरियसली देखना है कि कैसे आप अटेम्प्ट करें आप। और ये सब कुछ आपको सौरभ पांडे CSC ऐप के अंदर मिलेगा। सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल जो है, इस पर जाके अगर आप चाहते हो कि मेरा आंसर इवेलुएट मुझे नहीं करवाना है बट मुझे पोस्ट करना है, तो आप इस एटलीस्ट पोस्ट करो। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग आंसर रेगुलरली लिख रहे हैं, मुझसे शेयर कर रहे हैं। कल मैंने 2 दिन की कॉपीज़ चेक की हैं और मुझे 4 घंटे लग गए, 4-4.5 घंटे लग गए, बहुत टाइम लग जाता है। तो ये मेहनत का काम है। लेकिन मैं रीड करता हूँ सारे आंसर्स जो भी हैं आप लोगों के। तो कोशिश ये है कि जो थोड़ा सा, इन्हीं में से मैं कुछ लोगों को सेलेक्ट भी करूँगा जिन पे थोड़ी मेहनत करनी है, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। क्योंकि कई लोग तो इतना अल्टीमेट आंसर लिखते हैं कि मज़ा आ जाता है। मतलब कुछ मुझे 10 से 12 स्टूडेंट्स ऐसे मिले हैं, उनकी मैंने लिस्ट भी प्रिपेयर की है। तो फिर हम लोग उस पर काम भी करेंगे। आई विल वर्क सेपरेटली उनके साथ, मतलब सेपरेट वे में काम करके, और जो है कैसे प्रीलिम्स उनका क्वालिफाई कराया जाए, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, और इसका PDF आपको सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और 5 AM सीरीज़ को आप मिस ना करें, और थोड़ा सा अपना फीडबैक जरूर से दें इस फॉर्मेट में। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है। कल का जो फॉर्मेट है वो भी आपका मतलब चलता रहेगा, थोड़ा चेंज होता रहता है हम लोग के लिए, और कुछ है नहीं, थोड़े बहुत इधर उधर चेंज करते रहते हैं। तो इसी से थोड़ा सा रूटीन बदलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।